वंदे मातरम पश्चिमांचल लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने घरूनी वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कलेक्ट्रेट एनआईसी में राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विधायक अमित अग्रवाल, एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, डीएम दीपक मीणा और एडीएम फाइनेंस पंकज वर्मा ने मेरठ के लाभार्थियों को सर्टिफिकेट भी दिए। मेरठ में 115 गांव के 49,281 ग्रामीणों को घरूनी योजना का लाभ मिला। घरूनी योजना में ग्रामीणों को मकान की जमीन का मालिकाना हक दिया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी ने कहा कि यूपी में अब तक 34 लाख ग्रामीणों को लाभ मिल चुका है। अगस्त 2022 तक 1 लाख से ज्यादा राजस्व गांव का ड्रोन के जरिए सर्वे पूरा होगा। अक्टूबर 2023 तक यूपी के करीब 2.5 करोड़ राजस्व गांव को लाभ मिलेगा। ग्रामीण आबादी स्वामित्व योजना के आने से गांव के दबंगों से छुटकारा मिलेगा। मुजफ्फरनगर में ग्रामीणों को उनका हक दिलाने के लिए घरूनी वितरण कार्यक्रम किया गया और सदर तहसील क्षेत्र के कुछ गांव में ड्रोन से सर्वे करने के बाद ग्रामीणों को घरूनी वितरण की गई। इससे पहले सभी लोगों से बात की गई कि उन्हें किस तरह की कोई आपत्ति तो नहीं है और जो प्रारूप है वो सही है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रदेश स्तर पर घरूनी वितरण का कार्यक्रम किया गया। उसके बाद आज मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन ने करीब 50 ग्रामीणों को घरूनी बांटी। इस बारे में जानकारी देते हुए एसडीएम सदर परमानंद झा ने बताया कि सरकार की योजना के तहत ग्रामीणों को उनका हक दिलाने के लिए इस तरह का अभियान चलाया है। उत्तर प्रदेश सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जिसमें ग्रामीणों को ग्रामीण आबादी में उनको अधिकार दिए जाने का प्रश्न है। ये एक अधिकार अभिलेख ही है। जैसे खेतों की खतौनी होती है वैसे ही घर की घरौनी हो गई। तो आज माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनके द्वारा लखनऊ में ये कार्यक्रम किया गया और उसी क्रम में हम लोगों ने जिला मुख्यालय पर भी यहाँ 50 लोगों को सदर तहसील से बुलाए गए और उनको घरौनी वितरण कार्यक्रम किया गया और उनको बताया गया कि इसका क्या मिल सकता है लाभ। जितने विवाद हैं वो भी कम हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनको एक अधिकार तो मिल ही गया, उस पर वो लोन भी ले सकते हैं, ऋण भी ले सकते हैं वित्तीय संस्थाओं से, बैंकों से, और उसका उपयोग करें। ग्रेटर नोएडा में रहने वालों को नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड ने बड़ी खुशखबरी दे दी है और उसी के तहत उपभोक्ताओं को बिजली के मौजूदा खर्चे से राहत मिलेगी। दरअसल एनपीसीएल से पिछले साल उपभोक्ताओं से बिजली आपूर्ति की औसत लागत से कहीं अधिक कमाई की है। इसको लेकर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने एक बैठक की। बैठक में एनपीसीएल की चालू वित्तीय वर्ष के लिए बिजली दर के प्रस्ताव पर जन सुनवाई हुई और जन सुनवाई में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने कंपनी की लागत से प्रति यूनिट 2.05 रुपए तक ज्यादा कमाने का मुद्दा उठाया और उसी के चलते बिजली दर घटाने के साथ ही प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने की आयोग से मांग की है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में जिलाधिकारी चंद्रप्रकाश सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाना चोला परिसर में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया। दोनों अधिकारियों ने थाना समाधान दिवस पर आयोजित फरियादियों की समस्याओं को सुना और शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया। वहीं अन्य फरियादियों की शिकायतों पर समयबद्ध और वास्तविकता के साथ तुरंत निस्तारण करने को लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाने में बन रहे नवनिर्मित भवन का भी निरीक्षण किया और निर्माण में इस्तेमाल की जा रही निर्माण सामग्री की गुणवत्ता को भी चेक किया। थाने के भवन के निर्माण कार्य को निर्धारित मानक के अनुसार निर्माण सामग्री का उपयोग करके समय से काम पूरा करने के निर्देश दिए। बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह मलकपुर गांव पहुंचे। इस दौरान सत्यपाल सिंह ने 114 साल की बुजुर्ग महिला का आशीर्वाद लिया और साथ ही लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग बुजुर्गों का सम्मान करें। दरअसल बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह पहलवानों की खान कहे जाने वाले गांव मलकपुर पहुंचे। इसी दौरान एशिया चैंपियन सुभाष पहलवान के घर आए और सुभाष पहलवान की दादी बलदेई, जिनकी उम्र 114 साल है, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया, जिसके बाद बुजुर्ग दादी बलदेई ने सांसद डॉक्टर
सत्यपाल सिंह को गले लगाया और सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। डॉक्टर सत्यपाल ने कहा कि जो व्यक्ति बुजुर्गों का सम्मान नहीं करता उनका कहीं पर भी सम्मान नहीं होता। उसी के चलते वो हर छोटी बड़ी चीज़ों के लिए तरसते हैं। उन्होंने कहा कि वो 100 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों से मिलकर उनका आशीर्वाद लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि ऐसे बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना वो सौभाग्य समझते हैं। कोई व्यक्ति किसी भी खेल में, चाहे वो पहलवानी के क्षेत्र में हो या दूसरे किसी खेल में, जो अपना नाम रोशन करता है, परिवार का नाम रोशन करता है या बागपत का नाम रोशन करता है, ऐसे लोगों का सम्मान करना मैं अपना सम्मान समझता हूँ। शासन के निर्देश के अनुसार जांसट कोतवाली परिसर में भी शनिवार को थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कोतवाली प्रभारी विश्वजीत सिंह ने की। और थाना दिवस के मुख्य शिकायतें राजस्व प्लॉट पर अवैध और पैसों के लेन देन समेत आधा दर्जन से ज्यादा शिकायतें आई थी। थाना दिवस की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए इंस्पेक्टर ने अलग अलग टीम का गठन करके अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। एक तरफ सरकार सर्व शिक्षा अभियान के योजना पर करोड़ों रुपए खर्च करके बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी लेने की जमकर तारीफ की जा रही है और धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शिक्षक स्कूल में बच्चों से झाड़ू लगवाते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल में बच्चों के हाथों में किताबों की जगह झाड़ू थमा दी गई है। विद्यालय के ऐसे बद से बदतर हालात देखकर हर कोई यही कहेगा कि अगर ऐसे पढ़ेगा इंडिया तो फिर कैसे बढ़ेगा इंडिया। हालांकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पूरा मामला डिवाई ब्लॉक के नंगला चिरौली गांव का है। प्राथमिक विद्यालय का वहीं के बताया जा रहा है। ये वीडियो आज का ही है और जी ये नंगला चिरौली उसमें डिवाई ब्लॉक में स्कूल पढ़ता है और ये आज की घटना है और इसमें संबंधित जो उस ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनसे जांच कराकर और जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और वीडियो में दिखाई दे रहा है कोई टीचर भी है, कौन है ये टीचर? ये टीचर राजीव कुमार नाम के टीचर हैं, जो वहाँ के खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया। चूँकि आज इंचार्ज जो टीचर थे वो छुट्टी पर, तो यहाँ सहायक अध्यापक जो आज वर्तमान में उपस्थित था उसी के सामने ये सब काम हुआ। क्या सर ऐसे बच्चों से काम करवाया जा सकता है स्कूल में? नए स्कूल में काम कराने पर प्रतिबंध इस तरह का काम करा। बुलंदशहर के खानपुर थाना अध्यक्ष पर अभद्रता करने के दबाव डालकर रुपए दिलाने का आरोप लगा है। भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक के कार्यकर्ताओं ने प्रार्थी प्रेम कुमार के साथ पहुंचकर अभद्रता करने और दबाव डालकर रुपए दिलवाने का आरोप लगाते हुए सीओ सियाना को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन के जरिए सीओ से थानाध्यक्ष खानपुर पर कार्रवाई की मांग की है। और बीते कई दिनों से प्रार्थी और उसके गांव के निवासियों ने साइकिल खेल के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद थानाध्यक्ष पर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने फैसले में जबरन दबाव बनाते हुए पैसे देने और अभद्रता करने का आरोप लगाया था। मुजफ्फरनगर में भाकियू भानु गुट के जिलाध्यक्ष समेत 5 लोगों को हिरासत में लेकर चालान कर दिया गया है। सभी पर रंगदारी का मुकदमा समाप्त करने के लिए पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप है। भाकियू भानु गुट के नेताओं की 3 गाड़ियां सीज की गई, जिनसे 3 हूटर बरामद किए गए। पुलिस ने गिरफ्तार सभी भाकियू नेताओं का आपराधिक रिकॉर्ड भी बताया और वहीं पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए भाकियू भानु गुट के नेताओं पर कई आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि जिलाध्यक्ष बलराम ठाकुर पर हत्या का प्रयास, धमकी, मारपीट आदि की धाराओं में 8 मुकदमे दर्ज हैं। ये कल थाना पुरकाजी क्षेत्र में कुछ संगठन से जुड़े हुए लोग थाना पुरकाजी में पहुंचे थे और जो पुराने कोई मुकदमे थे उसको ख़त्म करने का दबाव बनाने के उद्देश्य से ये पहुंचे थे। इनकी गाड़ियों में हूटर वगैरह भी लगे हुए थे। इस पे तुरंत संज्ञान लेते हुए एसएचओ पुरकाजी ने इन गाड़ियों को भी सीज कर दिया है और ये जो लोग थे उनको भी तुरंत अरेस्ट कर लिया गया है और इन पे सुसंगत धाराओं पे मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। इनका पुराना भी आपराधिक इतिहास रहा है और इसके आधार पे इन पे जो भी विधिक कार्रवाई है उसके अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है और इसके अतिरिक्त इनके 5 लोगों पे मुकदमा पंजीकृत किया गया है और 6 लोग। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। मेरठ में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें कि सोतीगंज बाजार में होने वाले गोरख धंधे का खात्मा करके मेरठ पुलिस ने मेरठ के माथे पर लगा कलंक मिटा दिया है।
दरअसल मेरठ के सोतीगंज बाजार में अवैध रूप से वाहनों का कटान किया जा रहा था, जहां पलक झपकते ही लग्जरी गाड़ियां गायब हो जाती थीं। आपको बता दें कि मामला इतना गंभीर था कि पीएम मोदी ने एक राजनीतिक सभा में मेरठ के सोतीगंज के काले बाजार का जिक्र भी किया। उसके बाद मेरठ पुलिस ने सोतीगंज बाजार में चौकड़ी लगाकर चोरी के वाहनों और स्पेयर पार्ट्स की खरीद फरोख्त करने वाले कबाड़ियों की पोल खोल दी और काले कारोबार की काली कमाई से बनाई संपत्तियों पर ताला लगवा दिया। इसके बाद मेरठ पुलिस को इस कामयाबी के लिए सराहा गया और पुलिस ऑफिसर्स को सोतीगंज का एक केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाएगा, ताकि भविष्य में सोतीगंज जैसे काले बाजार की समस्या से आसानी से निपटा जा सके। और इसको लेकर नेटवर्क 10 के संवाददाता अरुण सागर राज ने मेरठ के एसएसपी प्रभाकर चौधरी से खास बातचीत की है। आप भी देखिए। मेरठ का कलंक सोतीगंज एक नासूर बन चुका था। पुलिस ने उसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़े प्लेटफॉर्म से उसका जिक्र भी किया। इस चुनौती को किस प्रकार मेरठ पुलिस ने स्वीकार किया और देखिए एक अध्याय के तौर पर इसे पढ़ाया जाएगा। आने वाले पुलिसकर्मी इस बात को पढ़ेंगे कि अगर जीवन में इस प्रकार की चुनौतियां आए तो उससे कैसे निपटा जाए। हताश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। नजीर है सोतीगंज। मेरे साथ बात करने के लिए मेरठ के एसएसपी प्रभाकर चौधरी जी हैं। बात करने की कोशिश करते हैं। सर, सोतीगंज की स्थिति किस प्रकार की? बेसिकली ये एक मार्केट था जहाँ पे चोरी की गाड़ियाँ आती थी। डिसमेंटल होने के बाद उनके पार्ट्स बिकते थे और एक संगठित अपराध था। इसमें पूरा डेटा इकट्ठा किया गया सभी का और उसके बाद जो भी लीगल प्रोसीजर है, जो भी कानून के अंतर्गत जो भी प्रावधान है, उसके तहत हम लोगों ने इसको प्रोसीड किया और ये समाप्त हुआ। अब इसे अध्याय के तौर पर पढ़ाया जाएगा। आने वाले पुलिसकर्मी इससे सीखेंगे कि ऐसी चुनौतियां आए तो कैसे उनसे हम सुलझें, कैसे उनका निपटारा किया जाए। क्या नहीं, देखिए सभी पुलिसकर्मियों ने ही किया है, कांस्टेबल से लेकर के और जो भी क्षेत्राधिकारी है उसकी स्थिति है वहाँ तक। कोई ऐसी चीज़ नहीं कि इसको बहुत पढ़ाने की ज़रूरत है। यहीं के सारे लोगों ने किया, पुलिस के लोगों ने, तो उनके पास भी अपना अनुभव है और कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई कि बहुत विशेष किया गया हो। बस डॉक्यूमेंटेशन हुआ और जो पैरवी होती है कोर्ट के माध्यम से या कहीं और, बेसिकली वो चीज़ की गई है। तो ये सारी चीज़ें बन गई। किसी भी केस की जान दस्तावेज होता है। दस्तावेज पर ही मेरठ पुलिस ने काम किया और इस चुनौती को स्वीकार करके एक सकारात्मक परिणाम निकाला। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अरुण सागर राज, नेटवर्क 10 मेरठ। मथुरा में प्रयोगशाला सहायकों के वेतन में बड़ा घोटाला हुआ है। इस दौरान 10 साल से अधिक वेतन उठा रहे 5 प्रयोगशाला सहायक, एक प्रयोगशाला सहायक के सेवानिवृत्त होने का बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि प्रयोगशाला सहायक 4,200 की जगह 4,600 ग्रेड का वेतन उठा रहे थे। प्रयोगशाला सहायक अभी तक लाखों रुपए का अतिरिक्त वेतन उठा चुके हैं और अब इस मामले की जांच में सीएमओ मथुरा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है और इस मामले में बाबुओं की मिली भगत की जाँच की जा रही है। बुलंदशहर में स्वास्थ्य विभाग की जिंदगी के सौदागर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। बुलंदशहर सदर और जहांगीराबाद, खुर्जा समेत पहासू में अवैध क्लिनिक और पैथोलॉजी लैब पर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जहांगीराबाद में जनता स्कूल रोड की सभी अवैध दुकानों पर एसीएमओ ने सीलिंग की कार्रवाई की है और उसी के बाद स्वास्थ्य विभाग की ओर से एसीएमओ की कार्रवाई देखकर संचालक दुकान बंद करके भागने लगे। एक आरटीआई कार्यकर्ता की ओर से लगातार इस रोड पर पनपते अवैध क्लिनिक और लैबों की खिलाफ में शिकायत की गई और एसीएमओ ने अवैध क्लिनिक के खिलाफ टीम के साथ में मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। नहीं, निरंतर शिकायतें भी मिलती रहती हैं क्षेत्र से लोगों की और हमारा निरीक्षण का अभियान भी रूटीन में भी चलता रहता है। उन दोनों तरह की कार्रवाई है। समय समय पर किसी एक क्षेत्र को पकड़ के किसी एक डायरेक्शन में जा कर के हम अभियान के अंतर्गत कार्रवाई करते हैं। उनके कागज़ वगैरह चेक करते हैं। अगर कोई कमी पाई जाती है तो उसको नोटिस देते हैं या सील करने की कार्रवाई करते हैं। गाजियाबाद के जस्सीपुरा इलाके में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल मच गया जब कुछ युवकों में जमकर चाकूबाजी हुई, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि दोनों युवक इंस्टाग्राम यूज करते हैं और इसी दौरान इंस्टाग्राम पर ही उनकी अन्य युवकों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी होने के बाद दोनों ही पक्ष कोतवाली घंटाघर क्षेत्र के जस्सीपुरा इलाके पर पहुंचे और वहां पहुंचते ही
पीड़ित दोनों युवकों पर अन्य युवकों ने चाकू से हमला बोल दिया। आनंद फानन में घायल लोगों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे इंस्टाग्राम पर हुई बहस है। यूँ तो सोशल साइट पर या फिर सोशल मीडिया पर कई अच्छे कामों के लिए जानी जाती है, लेकिन आज सोशल साइट इंस्टाग्राम पर कहासुनी के बाद युवकों में जमकर चाकूबाजी हुई, जिसमें रेहान और रकीब नाम के 2 युवक बुरी तरह घायल हो गए। फ़ोन आया था कि इनकी लड़ाई हुई थी, तो वहाँ पर हम मौजूद थे उस टाइम। फिर पहुँचे तो कैसी हालत थी इनकी? वहाँ पर जब पहुँचे हम बस खाली क्या नाम है जूस वाले बराबर में खड़े थे, तो उन्होंने फील्डिंग से बेचारे मतलब 4-5 लोंडे अलग अलग साइड में घूम रहे थे, तो तुरंत ही आए, छुरी लेकर आए, आते के साथ ही तुरंत ही 2 जनों को मार दी बिल्कुल, और पीछे से फाड़ लगे 2 जनों को, और हम में घुसे बैठ गए, रैपट बजा रहे थे। अब हालत कैसी है अब उनकी हालत बिल्कुल सीरियस है जी। देखिए, आज लगभग 2 बजे थाना कोतवाली को सूचना मिली कि जस्सेपुरा कट के आसपास 2 पक्षों में आपस में विवाद हुआ है, जिसमें कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को चाकू से वार करा है। इसमें पूछताछ में हमको पता लगा है कि ये लोग इंस्टाग्राम पे आपस में एक दूसरे से पहले बातचीत कर रहे थे, और उसी के बाद इन लोगों ने जस्सेपुरा पे मुलाकात करके इनमें आपस में चाकूबाजी की घटना हुई है। इसमें जो घायल हैं उनको तुरंत ही उपचार हेतु एवं अस्पताल लेकर गया है, एवं इनको अभी दूसरे अस्पताल इनको रेफ़र करा गया है। और जो भी दूसरा पक्ष है उसको हम तुरंत पकड़ने के लिए हमने टीमें बना दी हैं। जल्दी इसमें जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है करके हम आप लोगों को सूचित करें। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा से एक बेहद ही सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ पर एक महिला ने खुद को आग लगाने की कोशिश की है। मिली जानकारी के मुताबिक बेटी की कस्टडी को लेकर महिला ने बिसरख थाने में पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने का प्रयास किया। महिला के पेट्रोल छिड़कते ही पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस ने महिला से माचिस छीनकर आत्मदाह के प्रयास को असफल किया। दरअसल महिला को पुलिस हिरासत में भी ले लिया, और बताया जा रहा है कि हरियाणा की जींद थाना पुलिस बिसरख थाना इलाके में बच्चे को कस्टडी में लेने पहुंची थी, और वहीं महिला का आरोप है कि हरियाणा पुलिस बिना कोई सूचना दिए ही घर से पति के साथ में बेटी को उठाकर ले गई। सहारनपुर की थाना कोतवाली देहात पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें दादा पीर के कब्रिस्तान में बनी सरकारी ट्यूबवेल के पास से सोनम नाम के स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से करीब 40 लाख रुपए 395 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। फिलहाल गिरफ्तार स्मैक तस्कर को जेल भेज दिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। गाजियाबाद में निवाड़ी पुलिस और एसओजी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध असला बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई करके उन्होंने निवाड़ी क्षेत्र में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 29 बने और अधबने तमंचे बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने मौके से अवैध असला बनाने के उपकरणों को बरामद किया है। एक बहुत ही शातिर अपराधियों का गैंग पकड़ा गया है। ये लोग अपने घरों पे तमंचे बनाने का सामान था वो सब बनाते थे और फिर यहीं जंगल के क्षेत्र में जाके इसको पूरे को असेंबल करते थे। इनके पास से लगभग 30 बने और अधबने तमंचे बरामद हुए एवं भारी संख्या में नाले एवं अन्य सामान जो बनाने में उपयोग किया जाता है, ग्राइंडर, टॉर्च इत्यादि, वो सब बरामद हुआ है। तो काफ़ी अच्छी कार्रवाई है। ये कुछ समय से यहाँ पर हमारे क्षेत्र में एक्टिव हुए थे, लेकिन जल्दी ही पूरे गैंग को पकड़ा गया। बहुत सूचना के आधार पर काम किया गया, पूरी सूचना के आधार पर, और एसओजी ग्रामीण और थाना अध्यक्ष निवाड़ी की पूरी टीम के द्वारा बहुत ही अच्छा काम किया गया है सीओ साहब के निर्देशन में। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, अनस, अरसलान और लवी। ये सब तमंचे यहाँ पर बना के असेंबल करते थे, फिर गुलफाम के माध्यम से ये पूरे मेरठ, गाजियाबाद, दिल्ली क्षेत्र में सब तमंचे बेचते थे। तो अभी गुलफाम को गिरफ्तारी के प्रयास अभी जारी हैं। गाजियाबाद खोड़ा कॉलोनी के सरगम पार्क में जनरल स्टोर में आग लग गई। घटना में कई लोग पूरी तरह झुलस गए। बताया जा रहा है कि दुकान में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग का काम किया जा रहा था। उसी के चलते गैस रिफिलिंग करते समय अचानक आग लग गई और इसी दौरान घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा। ये 7:53 से सूचना मिली कि संगम पार्क में आग लगी है। तत्काल फायर ब्रिगेड 45 से गाड़ियाँ आई। यहाँ देखा गया कि भूतल पर स्थित एक परचून की दुकान थी, अशोक नाम से आदमी थी, और उसी में जो है आग लगी हुई थी।
और बाहर उसके दुकान के सामने कुछ लोग खड़े थे। जैसा कि अभी प्रथम दृष्टया आजाद के लग रहा है कि वो गैस सिलेंडर की रिफिलिंग का काम कर रहे थे। अचानक गैस सिलेंडर से बहुत तेज लपट निकली और सामने जो दुकान के सामने खड़े थे उसमें 4 लोग जो है आदमी और बताया जा रहा है 2 बच्चे भी झुलस गए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है और आग को पूरी तरह बुझा दिया गया है। बिजनौर में बेकाबू डीसीएम ने बाइक सवार को रौंद दिया है। हादसे में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई, साथ ही दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करा दिया। आगरा में लोक निर्माण विभाग के रिकॉर्ड रूम में आग लग गई है। आग लगने से रिकॉर्ड रूम में रखे कागजात जलकर राख हो गए हैं। इसी दौरान आग लगने में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दे दी गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट होने से रिकॉर्ड रूम में आग लगी। इसमें सुबह 9:50 पे हमें इंफॉर्मेशन मिली। जो हमारा स्वीपर था उसने बताया कि ऐसे से इस कमरे में धुआं निकल रहा है। तो उसके उपरांत हम लोगों ने तुरंत फायर वालों को बुलाया और फायर वाले आए और उसके बाद आग बुझाने का उन्होंने पूरा प्रोसेस किया। मूसाझाग थाना क्षेत्र के गांव बलिया में घरेलू विवाद के बाद पति ने पत्नी की गला रेतकर हत्या कर दी। मृतका सुधा की शाहजहांपुर के थाना जैतीपुर के गांव नेगवा की रहने वाली थी और 2007 में उसकी शादी बलिया निवासी राजपाल यादव के साथ हुई थी। पिछले कुछ दिनों से सुधा का उसकी सास और पति के बीच में झगड़ा होने लगा। शनिवार सुबह ऐसे ही झगड़ा शुरू हुआ। पति ने गुस्से में आकर धारदार हथियार से सुधा का गला रेत दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी पति फरार हो गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं आगे की कार्रवाई में पुलिस आरोपी पति की तलाश में जुट गई। राजपाल यादव ने बीती रात अपने पत्नी की हंसिए से गला रेत करके हत्या कर दी है। इस संदर्भ में थाना मूसाझाग में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है। राजपाल यादव की 15 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। परिजनों ने बताया कि ससुराल से भैंस लेकर के आए थे, जिसके किराया आदि को लेकर के पत्नी में कहासुनी हुई थी। इसी को लेकर के इन्होंने रात में इनकी गला रेत करके हत्या कर दी है। इस संदर्भ में विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही राजपाल यादव की गिरफ्तारी की जाएगी तथा अन्य साक्ष्य संकलित किए जाएंगे। खबरें फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।